सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संधि को एक नए तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनका उपयोग हम वाक्य के माध्यम से करके संधि को पहचान सकते हैं। और संधि को पहचानने के लिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम एक नवीन तरीके से संधि के प्रकार को जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन में आपको दिखेगा कि किस तरह से संधि को करके हम प्रश्नों को और अधिक सत्यता की ओर ले चलेंगे और जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमें करने में आसानी होगी। क्या है वो प्रश्न, किस तरह से हम उसे कर पाएंगे, इसके अभ्यास के लिए हम चलते हैं। ये यहाँ आप देखेंगे संधि, ठीक। संधि जैसा आपको दिख रहा है, अब हम बोलते जाएंगे, हमको पता है कि चलिए हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते, परिभाषा की ओर चलते हैं। संधि क्या होता है, क्या होता है बेटा संधि? किसी दो शब्द को जोड़ने वाला। हाँ, जो शब्द है वो संधि है, पर ये जो परिभाषा आपने दी है वो अधूरा है। इसे पूरा कौन करेगा, पूरा कौन बताएगा, इसे पूरी कौन करेगा? मैम, किसी दो व्यंजन और स्वर को जोड़ने वाले को संधि कहते हैं। वो भी आधा परिभाषा। और कोई दो शब्द को जोड़ के नए शब्द बनाने को संधि कहते हैं। ये 60% सही है। जहां पर याशिका और मौलिक ने 50% सही कहा था, पीयूष ने 60% सही कहा है। इसे 100% कौन कहेगा? कौन बताएगा, बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। दो व्यंजन और संधि को मिलाकर नए शब्द बनाने वाले को अपन संधि। व्यंजन जरूरी नहीं है ना। ये केवल 30% सही था। देखिए मैंने कई बार इसको दोहराई हूँ, अगर मैं फिर से बोलूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि क्या चीज छूट गई थी। मैं बता देती हूँ। बिल्कुल सही कहा पीयूष ने। तो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, पर उसमें अंतर क्या था? वे जो दो शब्द हैं वो कैसे रहेंगे? जिनका कि स्वयं का अर्थ निकलता है और वे जुड़कर एक नए तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं। मैंने इसका उदाहरण में, इसलिए मैं एक उदाहरण हमेशा देती हूँ, उसी को याद रखेंगे तो संधि की परिभाषा आप परिभाषित कर पाएंगे। विद्याधर आलय, विद्या अलग है, आलय का भी अपना एक अलग अर्थ है, दोनों को मिलाकर विद्यालय हो गया। तो विद्यालय ऐसी जगह हो गई जहाँ पर पढ़ने जाते हैं। तो शब्दों का संधि है मैम, वे दोनों शब्द के स्वयं के अर्थ होते हैं और ये मिलकर एक नए तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं। ठीक है? अब मैम, हाँ जी मैम समझ में आया मैम, वो ट्रेन की आवाज आ रही थी तो। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया मैम, मेरे को समझ आ गया। हाँ मैं फिर से कह देती हूँ। संधि क्या है? दो या दो से अधिक शब्द, दो से कभी कभी आप देखेंगे आगे प्रश्नों में कि दो से अधिक शब्दों का भी मेल होता है। तो ऐसे शब्द जिनका स्वयं में अर्थ होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं। ये मैंने कितनी बार आपको बताया। आप पीयूष ने क्या छोड़ दिया और बाकी सभी ने भी इसी चीज को छोड़ दिया कि अर्थ वाले शब्द होते हैं। जितने भी टुकड़े हो सबका अलग अलग अर्थ होता है और जब वे जुड़ जाते हैं तब भी उनका एक नया अर्थ निकलता है। तो अर्थ से भरे, जैसे मैं रगस, इसका क्या अर्थ है बताओ? तो रगस मैं शब्द बोल रही हूँ, लेकिन इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। तो रगस और परल ऐसा मैं कर दूं और दोनों को रगस और परल कर दूंगी तो ये व्यंजन, ये संधि हो जाएगी? नहीं। तो दो शब्द या दो से अधिक शब्द जिनका स्वयं का अर्थ होता है और वे मिलकर एक नए तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं, वे संधि। ठीक है? इसी में हम प्रकार चलते हैं जो हमने पहले
संधि में कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? मैम बहुत सारे होते हैं, याद नहीं है। हाँ जी, आप सभी अनम्यूट हैं, आप unmute करके बोल सकते हैं संधि के कितने प्रकार हैं? सात प्रकार। कौन कौन से? नहीं पता वो मैम, आप एक बार बताए थे क्लास में कि 7 प्रकार होते हैं। मैम व्यंजन संधि, हाँ, विसर्ग संधि, स्वर संधि। अब इसको क्रम बिल्कुल सही, आपने 3 प्रकार कहा, 3 ही प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। और मैम इसके अंदर आप बताए थे ना, जैसे स्वर संधि तो स्वर संधि के अंदर भी प्रकार होते हैं। वो उसके प्रकार, मैंने केवल अभी संधि का प्रकार पूछ रही हूँ मैं। अब इसको संधि के प्रकार में 3 प्रकार होते हैं। अब जो अभी 3 प्रकार बताया गया उसे क्रमानुसार कौन बताएंगे? क्रमानुसार बताइए, जो 3 प्रकार अभी बताया गया व्यवस्थित कीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बिल्कुल सही कहा आपने, हो गया व्यवस्थित क्रम में, हो गया कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो गया बेटा। अब इनके आगे हम और नहीं जाते, क्योंकि मैंने स्वर संधि के आपको 5 प्रकार ही बताए। चलो वो 5 प्रकार का नाम मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि, याद आया? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, ऐसा मैंने 5 प्रकार भी बताई थी। और यस मैम। इसके आगे होता है पूर्ण रूप स्वर संधि, ऐसा भी होता है। तो ये सभी, तो उनमें ना जाके अभी मैं मुख्यतः 3 पर बताती हूँ। हमारे सामने ये जो प्रश्न है ना, वो 3 संधि में स्पष्ट हो जाएगा। अब रही बात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग की, तो स्वर संधि किसे कहेंगे? अब केवल स्वर संधि की परिभाषा बताइए। ये सब एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है, बाकी भी बोलेंगे, सभी के लिए है ये। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? मैम किसी दो स्वर को जोड़ने वाला। और मैम स्वर संधि में आखिरी की शायद ऐसे पहले शब्द का आखिरी लेटर और उसमें प्लस वाले के बाद तो जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर स्वर होता है, तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसे व्यवस्थित किस तरह से कहेंगे? स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल को, जो मेल जो आया शब्द वो प्लस ही है ना? तो आपको कहने का यही हो रहा है ना कि किसी भी शब्द का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण और धन के बाद का पहला वर्ण, तो यही है स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन का भी इसी प्रकार बनेगा। व्यंजन का क्या बनेगा? व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब विसर्ग का क्या होगा? विसर्ग क्या होता है? विसर्ग हम वर्ण से विसर्ग संधि अच्छे से समझ नहीं को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग क्या होता है, जैसे एक शब्द है ना, विसर्ग इसे कहते हैं। ये जो 2 गोला दिख रहा है ना, ये विसर्ग है। लेकिन संधि कब कहलाएगी? ये जब ये विसर्ग इस धन के पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल को, विसर्ग से स्वर या विसर्ग संधि विसर्ग संधि कहते हैं। ये कौन सा है? कहते हैं। देखिए यहाँ दिखा है, देखिए जैसे यहाँ है ना, नीह लिखा है, तो न में विसर्ग लगा है और उसके बाद किससे मेल हो रहा है? इसका ठ से। तो ठ क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो जिसका मेल होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगी। जैसे यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है आपको, पीछे है, तो ये विसर्ग संधि होगी, ऐसा नहीं है। कहाँ विसर्ग संधि होने के लिए तो कहाँ होना चाहिए? धन के आगे पहले। हाँ, तो ये विसर्ग संधि की, तो इस तरह से उसकी परिभाषा होगी विसर्ग संधि की, कि विसर्ग का
स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये तीनों चीजें ध्यान रखिए, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें। अब हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अब हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। अब आप ये सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जिन्होंने देखा होगा है और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी ठीक है। अब मैं इसको कवर अप इसलिए कर दी नीचे, क्यों इसलिए कर दी क्योंकि मैं आपको बता दूं इतने देर तक जो मैं खोल कर रखी, जिसने पढ़ा होगा उसमें एक राज की बात थी। क्या थी राज की बात? कौन ने नोटिस किया? पार्थ ने? क्या था उसमें? मैम उसमें आंसर लिखे हुए थे। बिल्कुल सही बात कहा, सब में आंसर दिखता है, ताकि आप जब प्रश्न बताओ और उसका उत्तर स्वयं ढूंढो तो उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि आपने सही काम किया है कि नहीं। तो उसमें आंसर दिख रहे थे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हम वाक्य ना पढ़कर, वैसे तो वाक्य की तरह आएंगे प्रश्न, लेकिन इन वाक्य को ना पढ़ के हम ये जो अंडरलाइन किया है उस पर जाते हैं, शब्द पर जाकर हम उसका विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ दो प्रकार के प्रश्न दिखेंगे। एक तो संधि पद दिखेगा, जैसा ये दिख रहा है, उसको विच्छेद करने बोल रहा है। और दूसरा हो सकता है कि ऐसा विच्छेद किया हुआ शब्द यहाँ दिखेगा जिसकी हमको संधि करनी होगी। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? तो संधि पद और संधि विच्छेद दोनों करना होगा जैसा जैसा प्रश्न आएगा। ठीक, तो यहाँ पर शब्द है सदाशय। सदाशय, इसमें क्या आएगा? क वाला ऑप्शन आएगा, ख आएगा कि ग आएगा? जिसमें सतधन आशय जी मैम ग आएगा, ग लास्ट थर्ड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड मौलिक ने कहा ग आएगा। यस मैम ग मैम जो आएगा ग। मैम मैं कारण भी बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कारण पूछूंगी, कारण भी बताना है तभी तो वो सही होगा। देखिए मौलिक के अनुसार ग आएगा, किसके अनुसार क आ रहा है? क कौन कह रहा है? बोलिए। याशिता। हाँ ठीक है, ये याशिता के लिए क आ रहा है। और ख किसके लिए आ रहा है? कोई और है जो ख कह रहा है? मैम मेरे लिए। आदि के लिए। तो ठीक है, ये याशिता, जो पता है वो गलत है। ये याशिता का है, ये आदि का है और ये मौलिक का है। अच्छा मैम को गलत है लेकिन रुकिए रुकिए, वो उसके अनुसार सही है ना, परीक्षा दिलाने में बैठेगा तो अपन देख लेते हैं किसका। कोई किसी के यहाँ नंबर नहीं देना है भाई, मत दो, मत दीजिए। अच्छा तो फिर पार्स के हिसाब से कि कौन सा आएगा? क्योंकि पार्स ने कहा कि उसने देखा है किसको। मैम मैं भी ग। मैम ग। मैम ख ग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैम ख। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पार्स ने कितने ध्यान से देखा है, तो कौन सा आएगा पार्स आपके हिसाब से? मैम ग वाला। ग वाला, ग वाला। मैम मिनट 1 मिनट मैम प्लीज। मैम अभी मेरे को पता चला ग नहीं है। ग भी है करके? अच्छा पता भी मैम मैं कारण भी बता सकता हूँ ग क्यों है। हाँ मैम ख होगा। हम 2 मिनट रुको, मेरे को देखना है। पास ने कहा था ना कि मैंने उत्तर देखा है, पास ने प्रूव कर दिया कि भाई उसके आंख नहीं बटन है, जो आंख मैम है ना वो असल में लुक वाइज आंख है, बाकी है नहीं वो आंख। मैम ख। हाँ कुछ भी कहो। देखिए मैम ख फाइन। इसका क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ सदाशय, सदाशय का होगा सत धन आशय। क्यों होगा इसको मैं बता रही हूँ, सुनिए। सत धन आशय होगा, सदाशय नहीं होगा क्योंकि इसका विच्छेद इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर सत धन अशय भी नहीं होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो आ तो दिया ही नहीं, तो आशय नहीं है तो इसलिए अशय दिया है जो होता नहीं है।
सद भी नहीं होता, सदाशया इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो ये सदा और सया का क्या अर्थ होता है ये मुझे बताइए। सदा का अर्थ तो हमेशा होता है, लेकिन सया का अर्थ क्या होता है? हमने अभी कहा ना, संधि किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका की सार्थक अर्थ होता है, वे मिलकर एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं। तो सया इति क्या होती है? आपको पता होगा तो बताइए। हाँ, इसका होता है, कैसे होता है? सत इति अच्छा या सत्य, सत इति अच्छा, आशय इति विचार। विचार। तो किसी चीज का अच्छा विचार, सदाशय। हाँ लिख दो बेटा, लिख दो लिख दो। मैम नैतिक लिख रहा है। नैतिक कर रहा है। बेटा आप जो कर रहे हैं ना, आपकी आईडी भी दिख रही है। मैम पूरा पूरा ही कलर कर दिया, बार बार ये मिटा रहा है, मैम बार बार। तुम क्यों भी कर रहा है? नैतिक मैम लीव कर दिया। मैम लीव कर दिया वो। यस मैम। तो बेटा ये स्क्रीन पर जब आप देखेंगे प्रश्न तो आपको ये दिखेगा, है ना? तो आप पता चला आपको सत्य की अच्छा होता है या सत्य होगा? सत्य की अच्छा ही होता है और आशय का होता है विचार, तो अच्छा विचार। तो इसलिए जो प्रश्न क्रमांक का है वही सही है, क्योंकि इन सब जो है संधि के नियम के अनुसार सही नहीं आ रहे। असय कुछ होता नहीं है, सया कुछ होता नहीं है, सद होता है, तो इसका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये काम आता है। देखिए यहाँ पर ये क्या काम आएगा, ये जो द होता है, द के द ऐसा कोई शब्द जिसमें जैसे ही आप सोचेंगे कि ये अलग हो रहा है, चलो एक बात मान लेते हैं कि अलग होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो द है विच्छेद करने पर ता के रूप में परिवर्तित होगा हमेशा, याद रखिएगा। ये जो द है विच्छेद होने पर कहीं पर भी आपको त के रूप में ही परिवर्तित दिखेगा। तो ये जो त है वह द है, वह त और अ मिलकर ही द बनता है। तो आपको एक नया नियम पता चला, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो ये सघन आशय होगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए सघन आशय। अब देखा पार्श्व आपने कि इसके उत्तर दिए गए हैं, ठीक है? मैम हाँ जी मैम आपने एक बार बताया था ना कि अ और अ मिलके आ बनता है, बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहाँ आ कहाँ मिल रहा है बताइए? यहाँ आ है, यहाँ आ है क्या? मैम ग में सद मैम है। गाँव में तो है ना, द के बाद भी अ है लेकिन और अक्षर श का के पहले मतलब भी अ कुछ नहीं होता। पर सुनिए, अ जो है आ तो नहीं, दो, यहाँ दोनों चीजें गलत है। कैसे? अ के बदले आ रहता तो आशय होता, ठीक। और द कैसे? ये धन के पहले अगर द है तो किसमें परिवर्तित होगा? यही नियम में बता रही हूँ, किसमें परिवर्तित होगा? द में। द में। अ के रूप में परिवर्तित होगा, तो द नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है? तो इस तरह से वो जो द है वह द के रूप में परिवर्तित होगा बेटा, ठीक है? अब ये और प्रश्न आ गया हमारे पास। क्या है प्रश्न? देख लेते हैं। प्रश्न है, चलिए किसी का उत्तर दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चित धन आनंद, तो ये देखिए आ गया। ये जो त है वो किस रूप में है? विच्छेद करने पर द में हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें से कौन सा है? चिदानंद। अब आया चिदानंद है। मैम क्योंकि मैं कारण भी बता रहा हूँ, क्योंकि धन के बाद आ है और चिदानंद में ही आ है, बाकी किसी में जो द है वो किस रूप में परिवर्तित होगा? द में। त के रूप में, त, ठीक है? इसलिए द के रूप में। हाँ, तो ये चिदानंद हुआ।
अगला प्रश्न है, बताइए। ये भी आपको दिख गया क्योंकि वो थोड़े थोड़े गैप में लिखा है। निष्ठुरा ऐसा लिखा है, तो निष्ठुरा में निठुर, निधनठुरा, निष्ठुरा, ऐसा कौन सा है? हाँ मैम ऑप्शन दिखाओ ना। ये आएगा ख, मैम श विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है क्या? क्योंकि ये मैंने भी कहा ना, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग धन के पहले लगता है और ये श का आधे के रूप में जब ये परिवर्तित होता है तो इसलिए वो विसर्ग जो इसलिए बनता है, ये जो स है वो यहाँ आकर विसर्ग के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसलिए यस मैम, हाँ निठुर। अब इसका बताइए, ये तो नहीं दिख रहा है इसका उत्तर, आप लोग बताइए। ये उद्देश्य मैम दिख गया उत्तर। कहाँ नहीं दिखा, कहाँ नहीं दिखा मैम। मैम क क्या आएगा? उद्देश्य का उत्तर क्या आएगा? कौन सा आएगा? क है क होगा मैम। कौन सा? क क अब ये जो मैंने पहले आपको बताया था, क्या कहा था मैंने कि ये जो द है वो त के रूप में परिवर्तित होगा। चलो देखते हैं, लेकिन त भी कैसा त रहेगा? आधा। बिल्कुल सही कहा आपने, आधा त के रूप में परिवर्तित होगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए, है ना। अब यहाँ हम उस हिसाब से देखें तो हम इसमें भी आधा त है, इसको रख लेंगे, ये इसमें भी आधा त है, इसको भी रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा त है इसलिए ये यहीं से कट, पीछे जाने की जरूरत नहीं। पीछे जब आप देखोगे तो ये भी गलत लिखा है, ददेश्यम कोई शब्द नहीं होता। ददेश्यम कोई शब्द होता है नहीं। और आपको एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कौन सी, कि हमेशा क्या होता है, उस शब्द का अर्थ रहता है। ददेश्यम का कोई अर्थ नहीं होता, देयम का होता है, देश्यम का होता है, ये ठीक है। अब हमें पहला तीसरा वाला हमने काट दिया, ये नहीं आएगा, ये पता चल गया। तो का अर्थ में से कौन सा आएगा? उद्देश्य। तो अगर आप दोनों है, ये ठीक है, दोनों आएगा, लेकिन देश्यम आएगा कि देयम आएगा, तो आप यहाँ से देश्यम है। स्पष्ट है कि उद्गम देश्यम सही है। ठीक, अब इसके उत्तर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आ गया, आपके उत्तर आ गए, आपके उत्तर आ गए उद्गम देश्यम। इसका बताइए, शुभ धन अंतम, इसका क्या होगा? दंतम। कौन सा? क ख ग और सुबंतम। प और अ, प में और अ मिलकर ब बनता है, इसलिए सुबंतम होगा। सुनतम, सुपंतनम, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। और याशिका ने इसलिए कहा क्योंकि सुबंतम उसने सुना है और ये दोनों शब्द कभी नहीं सुने, तो उसने मैम सुबंतम भी कभी नहीं सुनी। अच्छा नहीं, मैम सुबंतम भी कभी नहीं सुनी। अच्छा ठीक। तो सुबंतम मतलब क्या होता है मैम? क्योंकि प और अ मिलकर ब बनता है, तो सुबंतम सही। ये देखिए इसके उत्तर। सुबंतम मतलब अच्छा, शुभ धन अंतम, अच्छा है ना, अच्छा होता है। तो आज की कक्षा फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। अगली कक्षा में हम क्लास वर्क करेंगे, रिटर्न वर्क करेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यः सुमध्याह्न।